नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरबीआई की रिपोर्ट पर मचा बवाल। विपक्ष ने पूछा कि लाखों करोड़ों कहां हो गए गायब और निशाने पर आ चुकी है मोदी सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महामारी के बीच रेलवे बड़े पैमाने पर छंटनी को है तैयार। 13,000 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने कहा कि जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में चुभा रही है खंजर। उधर सिसोदिया बोले कि संकट के समय हो रहा था पोल मैनेजमेंट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाए, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दवा सिलेंडर होर्डिंग केस, गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने पर खफा दिल्ली हाईकोर्ट, फिर से जांच का आदेश। जी हां दोस्तों, दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट का कहना है कि वह बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आप विधायक प्रवीण कुमार पर ड्रग कंट्रोलर द्वारा दायर रिपोर्ट से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। ऐसा लगता है कि ड्रग कंट्रोलर ने इसमें शामिल कानूनी पहलुओं को देखा नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जांच नहीं की गई है कि कैसे गौतम गंभीर फाउंडेशन आपूर्तिकर्ताओं से बड़ी मात्रा में दवा खरीदने में कामयाब रहा। साथ ही दवा खरीदने वाले व्यक्ति का ठिकाना क्या था और इतनी बड़ी मात्रा में आपूर्ति न करने के लिए डीलर के दायित्व का स्थिति रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। दवाइयों की होर्डिंग से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने के लिए ड्रग कंट्रोलर को कड़ी फटकार लगाई और कोर्ट ने दोबारा से जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आप जांच नहीं कर सकते हैं तो बताएं, हम आपको हटाकर किसी और को यह जिम्मा दे देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को फटकार लगाते हुए कहा कि हम चाहते थे कि आप बताएं कि किस कानून के तहत इसकी इजाजत है, किसमें नहीं। इन दवाओं को इतनी बड़ी मात्रा में हासिल करने के लिए क्या जरूरी है, यह नहीं पूछ रहे थे कि कितने लोगों की जान बची। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक प्रीति तोमर को लेकर दायर रिपोर्ट पर संतुष्टि दिखाई है, जबकि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आप विधायक प्रवीण कुमार से जुड़े पहलू पर ड्रग कंट्रोलर की जांच से कोई कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने दोबारा से जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट दरअसल उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें अलग अलग पार्टी के नेताओं द्वारा दवाई, ऑक्सीजन और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी चीजों की होर्डिंग करके अपने अपने क्षेत्रों के लोगों में बांट रहे थे। इस तरह से दवाई और जरूरी चीजों की होर्डिंग कानूनी रूप से नहीं की जा सकती, यह गैर कानूनी है। इसीलिए कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन जो कंट्रोलर ने सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को क्लीन चिट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कई कमियां हैं केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर कई सवाल पूछे। अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी और वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि साल 2021 के अंत तक देश की पूरी जनसंख्या को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लग जाने की उम्मीद है। इस पर कोर्ट ने अलग अलग कीमतों, वैक्सीन की कमी और गाँव में वैक्सीनेशन की समस्याओं पर सवाल उठाया। सरकार को इन मुद्दों पर 2 हफ्तों में जवाब देना है। सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी में अलग अलग कीमतों, वैक्सीन शॉर्टेज और धीरे धीरे रोल आउट को लेकर आलोचना हो रही है। इन बिंदुओं पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर केंद्र राज्यों को 45 से ऊपर वाले आयु वर्ग के लिए तो 100% वैक्सीन दे रहा है, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग के लिए क्यों बस 50% सप्लाई कर रहा है। कोर्ट ने पूछा कि 45 से ऊपर की जनसंख्या के लिए केंद्र पूरी वैक्सीन खरीद रहा है, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग के लिए खरीद में बंटवारा कर दिया गया है। आयु वर्ग के लिए खरीद में बंटवारा कर दिया गया है। वैक्सीन निर्माताओं की ओर से राज्यों को 50% वैक्सीन उपलब्ध है, कीमतें केंद्र तय कर रहा है और बाकी निजी अस्पतालों को दिया जा रहा है। इसका असली आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़, एलन राव और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने सरकार से पूछा कि आपकी दलील थी कि 45 से ऊपर के लोगों में मृत्यु दर ज्यादा है, लेकिन दूसरी लहर में इस वर्ग के लोगों में ज्यादा खतरा नहीं है। 18 से 44 के लोग ज्यादा संकट में हैं। अब अगर वैक्सीन खरीदने का लक्ष्य है तो सरकार बस 45 से ऊपर वालों के लिए क्यों वैक्सीन खरीद रही है? कोर्ट ने कहा कि सरकार ने राज्यों के लिए कीमत तय करने की जिम्मेदारी वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर क्यों छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा केंद्र को पूरे देश के लिए एक कीमत तय करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। बता दें कि 1 मई से लागू सरकार ने अपनी नई लचीली नीति में राज्यों को यह अनुमति दी थी कि वो अपनी जरूरत का वैक्सीन सीधे कंपनियों से खरीद सकते हैं। हालांकि राज्यों के लिए वैक्सीन की कीमत ज्यादा रहेगी, निजी अस्पतालों को और भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छात्रों की जान जोखिम में न डालें, 12वीं की परीक्षा पर पुनर्विचार करें, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र
पत्र लिखकर कोविड महामारी के कारण सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। केंद्र जल्द ही इस मामले पर अंतिम फैसला ले सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के मुद्दे पर छात्रों और अभिभावकों से फीडबैक लेने के बाद 3 पन्नों का पत्र लिखा गया है। उन्होंने लिखा, मैं एक बार फिर आपसे सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर पुनर्विचार करने और उनके छात्रों और अभिभावकों द्वारा किए गए सुझावों पर बहुत गंभीरता से विचार करने का आग्रह करती हूं। यह एक बहुत बड़ा अन्याय होगा यदि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में ढकेल दिया जाए जो उनके जीवन को खतरे में डाल दे। पूरी तरह से अनावश्यक है और अगर हम उन्हें उनके जीवन में इस कठिन समय में निराश करते हैं तो यह बहुत अफसोस की बात होगी। उन्होंने आगे लिखा कि ये बच्चे भारतीयों की भावी पीढ़ी हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के अंतिम वर्ष में पहले ही अत्यधिक दबाव का सामना किया है। अधिकांश वर्ष के लिए उनके स्कूल बंद रहे, दोस्तों के साथ सामान्य बातचीत जिन पर बच्चे पनपते हैं व्यवहारिक रूप से अनुपस्थित रहे हैं। उन्होंने खुद कोविड-19 को अनुबंधित किया और कई लोगों ने इस त्रासदी और उथल पुथल में अपने प्रियजनों, परिवारों के सदस्यों और दोस्तों को खो दिया है। यह देखते हुए कि महामारी की दूसरी लहर पहले की तुलना में अधिक विनाशकारी और दर्दनाक रही है, प्रियंका गांधी ने कहा कि इन पिछले कुछ महीनों में एक राष्ट्र के रूप में हमने सामूहिक रूप से जो अकल्पनीय दर्द झेला है वह संभवतः व्यक्तिगत और सामूहिक मानस पर अंकित होगा। हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे जो कुछ भी देख रहे हैं उसे अलग कर दें और अपनी बोर्ड परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें। हम उनके भविष्य के संरक्षक के रूप में उनकी मदद की पुकार सुनने से इनकार कैसे कर सकते हैं और उनके अनुरोधों को सुनने से दूर हो सकते हैं। हम उन्हें स्वेच्छा से ऐसी स्थिति में कैसे डाल सकते हैं जो संभावित रूप से खतरनाक और उनके लिए जीवन के लिए खतरा है। उन्होंने शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों द्वारा दिए गए सुझावों को भी संकलित किया है, जिसमें बताया गया कि अन्य देशों की तरह आंतरिक मूल्यांकन को महामारी के बीच एक छात्र की ग्रेडिंग का आधार होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि उग्र महामारी का वास्तविक भय और मनोवैज्ञानिक आघात बोर्ड परीक्षाओं के लंबे और तीव्र दबाव के साथ अवसाद, चिंता और पीटीएसडी जैसे गंभीर मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव की अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ एम्स के डॉक्टर 1 जून को मनाएंगे काला दिवस, जाने मरीजों पर क्या होगा असर। जी हाँ दोस्तों, एलोपैथ के खिलाफ योग गुरु बाबा रामदेव की अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एम्स दिल्ली ने यह घोषणा की है कि वे 1 जून को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने पत्र लिखकर दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यह घोषणा भी की है कि इस दौरान वे मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने देंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण अस्पतालों में मरीजों को डॉक्टरों की देखभाल की खास जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से आयुर्वेद और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बीच वाक्य युद्ध जारी है। बाबा रामदेव ने एलोपैथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पत्र लिखकर रामदेव से यह कहा था कि वे माफी मांगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव से यह कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह एलोपैथिक डॉक्टरों ने मरीजों की सेवा की है उसे देखते हुए आपकी टिप्पणी उनके लिए अपमानजनक है। उन्होंने कहा था कि एलोपैथ के डॉक्टर ने न सिर्फ कोरोना बल्कि कई अन्य बीमारियों का इलाज भी किया है। एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद का यह सिलसिला तब से शुरू हुआ है जब कोरोनिल को बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बताकर लॉन्च कर दिया था। हालांकि बाद में उन्हें यह दवा सरकार के हस्तक्षेप पर वापस लेनी पड़ी थी। बाद में यह दवा इम्यूनिटी बूस्टर कहकर लॉन्च की गई है। उस वक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना विरोध दर्ज कराया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के 7 साल, केंद्र बीजेपी की नीतियां बताने पहुंची थी बबीता फोगाट। घेराव कर किसानों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस ने संभाले हालात। जी हां दोस्तों, रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने काले झंडे दिखाए तथा उनका जमकर विरोध किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भी बबीता फोगाट को यहां से निकाला। बबीता फोगाट केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने पर सरकार की नीतियां बताने एवं मास्क वितरण के लिए बिरही कला गांव आई थी। रविवार को भाजपा नेता एवं महिला विकास निगम की अध्यक्ष बबीता फोगाट बिरही कला पहुंची तो दर्जनों किसान, मजदूर और सामाजिक संगठनों ने कृषि बिलों के विरोध में बबीता की गाड़ी का घेराव किया तथा काले झंडे दिखाए। करीब 10 मिनट तक सैकड़ों लोगों ने बबीता का घेराव जारी रखा तथा जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया तथा बबीता फोगाट की गाड़ी को वहां निकाला। सांगवान खाप के प्रधान और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने बताया कि बबीता फोगाट सैनिटाइजिंग के लिए आई थी, जिसका किसानों ने विरोध किया और आगे भी सत्तारूढ़ पार्टियों की किसी नेता के किसी भी गांव में आने पर इसी प्रकार विरोध किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बबीता फोगाट कृषि कानूनों को लेकर सरकार के पक्ष में बोल रही हैं। इस तरह वह केवल सरकार में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती हैं। उनका कहना था कि उन्हें किसानों से किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं है, जबकि देश भर के किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से किसान सड़कों पर डेरा डाले बैठे हैं, जबकि सरकार किसानों को डरा धमकाकर घर भेजना चाहती है, लेकिन किसान कृषि बिल रद्द होने के बाद ही घर जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सांगवान खाप ने भाजपा व जसपा नेताओं का बहिष्कार किया हुआ है। अगर इन पार्टियों का नेता गाँव में आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। बताते चले कि फोगाट 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, लेकिन अपना पहला चुनाव हार गई। बबीता को मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा 2020 में हरियाणा महिला विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का पीएम पर हमला, वायरस के साथ एक आदमी के अहंकार ने देश की 97% जनता को गरीब बना दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक आदमी और उसका अहंकार प्लस एक वायरस और उसके म्यूटेंट्स। इसके अलावा उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए पोस्ट किया कि कोरोना के बाद देश की 97% जनता गरीब हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की दर दोगुनी हो गई है। हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सीईओ महेश व्यास से पूछते हैं कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था एक और त्वरित सुधार कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, बीमारी बड़ी है तो सरकार कानून भी वापस ले ले, किसान लौट जाएंगे। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों के आंदोलन की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के आरोपों पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर ऐसी बातें कही जो सरकार शायद सुनना नहीं चाहेगी। राकेश टिकैत ने आज कहा कि अगर बीमारी बड़ी है तो सरकार सोचे कि किसान यहाँ क्यों हैं। किसान यहाँ शांति से बैठे हैं और ये जाएंगे नहीं, ये हटेंगे। पहले सरकार काले कानून वापस लें। कोरोना संक्रमण पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम शुरू से कह रहे हैं सरकार बात करे, हमारी बात सुने, बातचीत से हल निकाले। जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर आ रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार बात सुने। सरकार को अपने कानून वापस लेने चाहिए। इससे पहले राकेश टिकैत ने सरकार को चेताते हुए कहा था कि किसान आंदोलन शाहीन बाग वाला धरना नहीं है जिसे सरकार जब चाहे उखाड़ फेंके। उन्होंने कहा कि किसानों के जत्थे नए कृषि कानून वापस होने के बाद ही हटेंगे। कोरोना पर भी टिकैत ने पिछले दिनों कहा कि कोरोना का रास्ता अस्पताल जाता है और किसान का रास्ता संसद के लिए जाता है। दोनों के रास्ते अलग हैं। किसानों पर लाठीचार्ज या आंसू गैस दाग कर सरकार पीछे नहीं हटा सकती। जो यहाँ बैठे हैं वहाँ डटे रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत का कहना है कि किसानों का आंदोलन शुरू हुए 6 महीने हो गए लेकिन सरकार ने मांगे नहीं मानी, लेकिन किसान भी यहाँ से नहीं जाएंगे। यह आंदोलन चलता रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल पर तकरार, ममता की पीएम मोदी को चिट्ठी, चीफ सेक्रेटरी को भेजने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, साइक्लोन यास का असर भले ही खत्म हो गया हो लेकिन बंगाल की राजनीति में तूफान जारी है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र द्वारा तलब किए जाने पर बंगाल की सरकार ने आपत्ति जताई है। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने अपने चिट्ठी में कई नियमों और संविधान का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर को गलत करार दिया है। ममता ने साफ इनकार कर दिया है कि राज्य सरकार इस संकट के समय में अपने चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ सकती है और नहीं छोड़ रही है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा कि कुछ हफ्ते पहले ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की अपील की मानी थी और चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया था, लेकिन अब फिर रुख को बदला गया है। अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने एक बार फिर साइक्लोन यास को लेकर बंगाल में हुई बैठक का जिक्र किया जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ममता ने इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त की। ममता ने लिखा कि पीएम सीएम की मीटिंग में किसी विधायक का होना ठीक नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 12वीं की परीक्षा पर सस्पेंस बरकरार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच सीबीएसई और आईएससी की 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से 2 दिन का और समय मांगा। दरअसल केंद्र ने कोर्ट से कहा कि उसे 12वीं की परीक्षा कराने या रद्द करने का फैसला लेने के लिए 2 दिन का समय और चाहिए। केंद्र ने कहा कि वह गुरुवार को कोर्ट को अपना फैसला बता सकता है। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार इस मामले की सुनवाई टाली है। इससे पहले कोर्ट ने 28 मई को सुनवाई की तारीख 31 मई तक के लिए स्थगित की थी। बता दें कि याचिकाकर्ता ने 12वीं परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने संबंधी याचिका एडवोकेट ममता शर्मा की ओर से डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जस्टिस AM खनविलकर और दिनेश महेश्वरी की स्पेशल बेंच सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा, आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं उसके लिए आजाद हैं। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से उम्मीद जताई गई है कि जो पॉलिसी आपने पिछली बार लागू की थी उसे इस बार भी दोहराया जा सकता है। अगर सरकार पिछले बार की नीतियों से अलग जाना चाहती है तो उसे स्पष्ट कारण बताने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, परीक्षा आयोजित कराने से बच्चे संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इससे लाखों बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा अमूमन फरवरी-मार्च में कराए जाते हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी। इसकी घोषणा 14 अप्रैल को की गई थी। साथ ही कहा गया था कि 12वीं की परीक्षा बाद में कराई जाएगी। इसके बाद 24 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की थी। इसमें 12वीं की परीक्षा आयोजित कराने को लेकर चर्चा भी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, कोरोना वैक्सीन के लिए राज्य क्यों दे ज्यादा कीमत। जी हां दोस्तों, राज्यों को कोरोना वायरस की वैक्सीन ज्यादा कीमतों में दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है।
कोरोना महामारी के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर क्यों एक ही वैक्सीन राज्य को केंद्र के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा दाम में मिल रही है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार के स्तर पर हो और राज्य को इसे बांटा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि वैक्सीनेशन बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर जो पॉलिसी है वो बहुत स्पष्ट नहीं दिखती है। कोर्ट ने कोविन पोर्टल से लेकर वैक्सीन की कीमतों को लेकर कहा कि वैक्सीन के इतने सारे दाम हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोर्ट ने कहा, हमारी चिंता पूरे देश को वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर है। हम मूल्य निर्धारण नीति पर जवाब चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप राज्यों से एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ तक कि वैक्सीन की खरीद के लिए नगर निगम तक टेंडर जारी करने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस साल के अंत तक 18 साल से ज्यादा के सभी नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो जाएगा। वैक्सीन के दामों को लेकर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्यों में दामों को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। कई राज्यों ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कई कंपनियां सीधे देश से बात करती हैं, राज्य से बात नहीं करती हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट लगभग पूरी हो चुकी है और कोरोना महामारी और ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अभय चौटाला की सरकार को बड़ी चेतावनी, बोले जल्द सभी मुकदमे वापस लें। जी हां दोस्तों, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि लुटेरों के गठबंधन वाली हरियाणा सरकार किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहे। कोरोना की बीमारी पर काबू पाने के बजाय किसानों को बार बार उकसाने के जो घटिया पैतरे वह अपना रही है, इन्हें बंद करें। सरकार कई बार किसानों के ऊपर बेवजह लाठीचार्ज कर चुकी है। हिसार में किसानों व महिलाओं को लाठियां मारी गई, इतने भी इनको सब्र नहीं पड़ा तो किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। फिर जब वहां लाखों किसान इकट्ठा हुए तो इन्होंने केस वापस लिए। इन्होंने कहा कि कोरोना के समय में सरकार जानबूझकर किसानों को इकट्ठा होने पर मजबूर कर रही है। पूरे देश में जब काले कानूनों के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया जा रहा था, तब भी इन्होंने जानबूझकर किसानों को परेशान किया। ये लोग बार बार हरियाणा के किसानों को टारगेट कर रहे हैं। खासकर सिरसा में जो किसानों पर केस दर्ज किए हैं, केसों के जरिए ये बार बार किसानों को उकसा रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं लेते हैं तो हिसार से भी बड़ी संख्या में लोग सिरसा पहुंचेंगे। हिसार में तो ट्रेलर भर था, सिरसा में पूरी फिल्म दिखा दी जाएगी। अभय चौटाला ने कहा कि पहले थूक दो और फिर उसे चाट लो। इस सरकार की यह आदत बन गई है। सरकार को सिरसा में किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे तुरंत वापस लेने होंगे, वरना सरकार का सिरसा में आना तो दूर, सिरसा की तरफ मुंह करके सोना भी मुश्किल हो जाएगा। किसानों को बर्बाद करने वाली सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। हरियाणा को दबाने की सारी कोशिश नाकाम कर देंगे। इस तरह के फर्जी मुकदमों से सरकार किसानों को डरा नहीं सकती। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे और किसानों की मांगों को केंद्र सरकार नहीं मानती है, तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे और सरकार के सारे हथकंडों का कड़ा जवाब देते रहेंगे। हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस षड्यंत्र के तहत किसानों पर लाठियां बरसाई हैं और अब सिरसा में किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे में गठबंधन सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार मुकदमे दर्ज करके किसान आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकती और न ही उन्हें डरा सकती है। किसानों से पहले इनेलो के सभी कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने और जेल भरो आंदोलन का आगाज करने के लिए एकदम तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार को अतिशीघ्र सभी मुकदमे वापस लेने होंगे, अन्यथा बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहें। सरकार यह बात अच्छी तरह से जान व समझ ले कि किसान पहले छेड़ता नहीं है और बाद में छोड़ता नहीं है। किसान हर कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करके लड़ना बखूबी जानता है और तमाम मुश्किलों को सहकर भी आगे बढ़ना उसके जीन्स में है। इसलिए सरकार किसानों पर अपनी ताकत आजमाना छोड़ दे। मेरी हरियाणा सरकार को यह चेतावनी है कि वह किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों को जल्द से जल्द वापस ले। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार से मांग करता हूं कि 3 काले कानूनों को वापस ले और स्वामीनाथन रिपोर्ट की सभी मांगों को पूरा करने के साथ साथ एमएसपी का लिखित कानून। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाँव से सत्ता के गलियारे की तलाश, यूपी के ग्रामीण इलाकों में बढ़ी प्रियंका गांधी की सक्रियता। जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव और उसके बाद कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हुई गाँव में मौतों से लोग दहशत में हैं। गाँव में न लोगों को बेहतर इलाज मिल पा रहा है और न ही उनकी बेहतर देखभाल हो पा रही है। कांग्रेस ने ऐसे आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को न सिर्फ घेरा है, बल्कि गांव के गलियारों से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के विजेताओं को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी हैं। इन चिट्ठियों में प्रियंका गांधी ने उनको बधाई देते हुए कोविड की इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने की बात कही है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में प्रियंका गांधी की बड़ी हलचल से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई
है। कभी चिट्ठी के माध्यम से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जिम्मेदारों से सवाल करती है, तो कभी वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोरोना में जान गंवाने वालों के घर जाकर उनका हालचाल लेती हैं। इस बार प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के गाँव के माध्यम से लोगों को जोड़ना शुरू किया है। इस कड़ी में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिखनी शुरू की है। यह चिट्ठी कांग्रेस के कार्यकर्ता और ब्लॉक प्रमुखों के माध्यम से ऐसे विजेताओं को पहुंचेंगी और प्रियंका गांधी का संदेश उन तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश के गांव में जिस तरीके से योगी सरकार ने लापरवाही बरती और गांव में लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं रहा। इस दौर में कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि कदम कदम पर फेल होने वाली योगी सरकार के लिए अब गांव के लोगों को जानना और समझना होगा कि भाजपा नेता सिर्फ अपनी और अपने नेता की छवि को चमकाने में लगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।